नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के मूल आधार के छठे अध्याय शक्ति की धारणा में से शक्ति के स्रोत, शक्ति के प्रकार आदि टॉपिक के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। शक्ति का अर्थ स्पष्टता के साथ समझने के लिए शक्ति के स्रोतों का अध्ययन किया जा सकता है। वस्तुतः शक्ति अनेक स्रोतों से उत्पन्न होकर विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करती है। नेपोलियन, हिटलर, लेनिन और गांधी ये सभी शक्तिशाली थे, लेकिन इनकी शक्ति के स्रोतों में भेद था। शक्ति के स्रोतों की कोई पूर्ण सूची तो देना संभव नहीं है, क्योंकि विचारकों में इस संबंध में बहुत अधिक मतभेद हैं। फिर भी शक्ति के कुछ प्रमुख स्रोतों का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1, ज्ञान, नॉलेज। शक्ति का प्रथम स्रोत ज्ञान है। ज्ञान अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रबंधित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान द्वारा व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि वे शक्ति का साधन बन सकें। व्यक्ति के नेतृत्व का गुण, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी सहन शक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति आदि विभिन्न तत्व शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन तत्वों में से किसी भी एक की कमी शक्ति के समस्त रूप को अकार्य कुशल बना सकती है और उसे पूरी तरह नष्ट कर सकती है। नंबर 2, प्राप्तियां, पोजेशंस। ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त शक्ति का निर्धारण करने वाले बाहरी तत्व भी होते हैं, जिनमें प्राप्तियां सर्वाधिक प्रमुख हैं। साधारण बोलचाल के अंतर्गत इसे ही आर्थिक शक्ति का नाम दिया जा सकता है। प्राप्तियों के अंतर्गत भौतिक सामग्री, स्वामित्व एवं सामाजिक सामग्री की शक्ति, एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थिति और स्तर आदि को शामिल किया जा सकता है। प्राप्तियां या संपत्ति शक्ति का एक स्रोत अवश्य हैं, लेकिन न तो यह एकमात्र स्रोत हैं और न ही निश्चित रूप से प्रभाव डालने वाला स्रोत। बिना संपत्ति के भी एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के कार्यों को प्रभावित कर सकता है, और संपत्ति के होने पर भी आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे के कार्यों को प्रभावित कर सकेगा। संगठन। संगठन अपने आप में शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कहावत भी है, संगठन ही शक्ति, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। विभिन्न प्रतिद्वंदितापूर्ण इकाइयां आपस में मिलकर संघ बना लेती हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आधुनिक युग के मजदूर संघ तथा व्यापारिक संघ इसके उदाहरण हैं। शक्ति की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ स्पष्टतः राज्य ही है, और इसका एक प्रमुख कारण राज्य का सर्वाधिक संगठित स्वरूप ही है। आकार। अनेक बार आकार को शक्ति का परिचायक मान लिया जाता है और यह सोचा जाता है कि एक संगठन का जितना बड़ा आकार होगा उसके द्वारा उतनी ही अधिक शक्ति का परिचय दिया जा सकेगा। आकार के साथ यदि संगठन का मेल हो तो ऐसा होता भी है, लेकिन सभी परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता। अनेक बार ऐसा भी होता है कि उसका बड़ा आकार उसे उलझा दे, उसे असंतुलित बना दे और उसे परिस्थितियों का अनुकूल न रहने दे। इसी कारण अनेक बार कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अपने आकार को घटाने के लिए शुद्ध आंदोलनों का आश्रय लिया जाता है। शक्ति के स्रोत एवं आधार के रूप में विश्वास का भी पर्याप्त महत्व है। तलवार की शक्ति भी अंतिम रूप से विश्वास पर ही आधारित होती है। शक्ति का एक अन्य स्रोत सत्ता होती है। शक्ति की महानता इस बात से निर्धारित की जाती है कि वह मानव मस्तिष्क पर प्रभाव डालने में कितनी सक्षम है। प्रोफेसर मैकाइवर ने शक्ति के इन विभिन्न तत्वों का वर्णन करने के बाद कहा है कि शक्ति की कार्यकुशलता उन विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा बढ़ती या कम होती रहती है जिनके अधीन उसे कार्य करना है। शक्ति के प्रकार। शक्ति नाना रूपिणी होती है तथा उसके विभिन्न प्रकार होते हैं। शक्ति के प्रकार के संबंध में विद्वानों द्वारा भी अलग अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। गोल्डहैमर एवं एडवर्ड सिल्स के अनुसार एक व्यक्ति की शक्ति उतनी कही जा सकती है जितनी मात्रा में वह अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित कर सके। व्यवहार में परिवर्तन की इस धारणा के अनुसार शक्ति 3 प्रकार की होती है: बल, प्रभुत्व और चातुर्य।
मैनिपुलेशन। शक्तिवान व्यक्ति बल का प्रयोग करता हुआ उस समय कहा जाता है जिस समय वह अधीनस्थ व्यक्तियों के व्यवहार को भौतिक शक्ति के माध्यम से प्रभावित करता है। जब शक्तिमान व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट कर दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करता है तो वह प्रभुत्व कहलाएगा। प्रभुत्व आदेश या आग्रह के रूप में हो सकता है। चातुर्य दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने का तरीका है जिसमें प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया जाता कि शक्तिमान व्यक्ति आखिर उनसे क्या चाहता है। इस अंतिम प्रक्रिया में विभिन्न तरीकों प्रतीकों का प्रयोग करते हुए प्रचार प्रणाली को अपनाया जाता है। मैक्स वेबर केवल औचित्यपूर्ण शक्ति का अध्ययन करता है और उसे वह सत्ता कहता है जिसे व्यक्तियों या अधीनस्थों द्वारा स्वीकार किया जाता है या अधिकार पूर्वक माना जाता है। उसे औचित्यपूर्ण सत्ता कहते हैं। जो शक्ति औचित्यपूर्ण नहीं उसे वेबर दमन कहता है। वेबर ने औचित्यपूर्ण शक्ति के 3 प्रमुख रूप बताए हैं, कानूनी या वैधानिक, नंबर 2 परंपरागत, तीसरा करिश्मावादी। 4 जब अधीनस्थ लोग शक्तिमान व्यक्ति द्वारा निर्मित कानूनों, निर्देशों एवं डिक्रियों की वैधानिकता में विश्वास करते हैं तो यह औचित्यपूर्ण शक्ति वैधानिक कहलाती है। जब शक्तिमान द्वारा प्रसारित आदेशों को परंपरा के आधार पर पवित्र माना जाए अथवा परंपरा के कारण ही उस शक्ति का प्रयोग करें तो इसे औचित्यपूर्ण शक्ति का परंपरागत रूप कहा जाएगा। तीसरे, जब औचित्यपूर्ण की मान्यता का आधार शक्तिवान के व्यक्तिगत गुणों के प्रति भक्ति होती है तो वह करिश्मावादी औचित्यपूर्ण शक्ति कही जाती है। करिश्मावादी औचित्यपूर्ण शक्ति के अंतर्गत अनुयायियों को अपने नेता की विशेषताएं प्राय अद्वितीय प्रतीत होती हैं और उसके सम्मुख वे पूर्ण समर्पण कर देते हैं। पंडित नेहरू को अपने प्रधानमंत्री काल के अधिकांश वर्षों में और 1971-72 के वर्षों में श्रीमती गांधी को भारतीय जनता पर करिश्मावादी शक्ति ही प्राप्त थी। बारस्टेड ने भी शक्ति के अनेक आधारों पर कई प्रकार बताए हैं। नंबर 1, दृश्यता के आधार पर शक्ति अदृश्य या प्रकट हो सकती है। शक्ति के अदृश्य रूप को प्रच्छन्न शक्ति कहा जाएगा तथा लेटेंट उसका प्रकट रूप अभिव्यक्त होने पर उसे सत्ता, बल आदि कहा जाएगा। दमन की शक्ति से दृष्टि से शक्ति दमनात्मक या दमनात्मक हो सकती है। औपचारिकता की दृष्टि से वह औपचारिक या अनौपचारिक हो सकती है। शक्ति प्रयोग की दृष्टि से यदि शक्ति का प्रयोग स्वयं धारक द्वारा किया जाए तो उसे प्रत्यक्ष और यदि अधीनस्थ द्वारा प्रयुक्त हो तो उसे अप्रत्यक्ष कहा जाएगा। शक्ति प्रवाह या दिशा की दृष्टि से वह एक पक्षीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय हो सकती है। नंबर 2, केंद्रीकरण के दृष्टिकोण से वह केंद्रित, विकेंद्रित अथवा विस्तृत हो सकती है। केंद्रित में केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण होता है। विकेंद्रित होने पर शक्तियां अनेक अधीनस्थ निकायों को स्वायत्त या अर्धस्वायत्त आधारों पर प्रदान की जाती हैं। विस्तृत शक्ति का स्वरूप बिखरा हुआ, अस्पष्ट एवं प्रसुप्त होता है जैसे जनशक्ति। नंबर 3, क्षेत्रीयता के आधार पर वह अंतर्राष्ट्रीय या भूखंड विशेष से संबंधित होती है। नंबर 4, शक्ति की मात्रा एवं प्रभाव की दृष्टि से विभिन्न राज्यों को महान, मध्यम एवं निम्न शक्तियाँ कहा जाता है। इस प्रकार शक्ति के अनेक रूप हो सकते हैं। शक्ति का प्रयोग एवं सीमाएं। शक्ति का प्रयोग विभिन्न प्रकार की शास्त्रों या साधनों के आधार पर किया जाता है जैसे पुरस्कार, दंड, आर्थिक लाभ देना या रोकना आदि। इन साधनों की मात्रा एवं प्रकार देश, काल तथा संस्कृति विशेष के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। शक्ति का प्रयोग करते हुए पिटाई, जेल, जुर्माना, अपदस्थीकरण या अपमान इनमें से किसी भी साधन को अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार संस्था पर शक्ति का प्रयोग करते हुए धमकी या प्रलोभन में से किसी को भी आवश्यकता के अनुसार चुना जा सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ की कांग्रेस पर अपना प्रभाव जमाने के लिए या तो सदस्यों एवं उनके अनुयायियों को पदों का लोभ देता है अथवा विशेष सम्मेलन बुलाने या मतदाताओं से सीधे अपील करने की बात कहता है।
अथवा विधेयक विशेष पर वीटो के प्रयोग की धमकी देता है। इनमें से एक साधन के असफल रहने पर दूसरे साधन को अपनाया जा सकता है। सामान्यतया शक्ति प्रयोग में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन कभी कभी उसमें असफल भी रहना होता है। किंतु शक्ति प्रयोग स्वच्छंद नहीं होता और उसके ऊपर अनेक प्रतिबंध तथा सीमाएं आदि होती हैं। ये सीमाएं अनेक बातों से संबंध रखती हैं, जैसे इतिहास, परंपराएं, सहमति, स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता के तरीके, राजनीतिक विकास का प्रभाव, धर्म, नैतिकता एवं समूहों का दबाव आदि। शक्ति की सीमाएं प्रयोगकर्ता के लक्ष्य एवं उद्देश्यों, उसकी क्षमता, पारस्परिक संबंधों, प्रतियोगिता, कार्य पद्धतियों और वातावरण संबंधी कारणों आदि से भी उत्पन्न होती हैं। धन्यवाद।